नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। उससे पहले हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश तथा आवेशित वस्तुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि विद्युत की कितनी शाखाएं हैं, तो इसकी मुख्य रूप से दो शाखाएं बनती हैं। एक बनती है स्थिर वैद्युत की और दूसरी बनती है वैद्युत गतिकी की। अगर हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के बारे में देखें तो इसमें आवेश को स्थिर माना जाता है और इसमें आवेश को, वैद्युत गतिकी में आवेश को गतिमान माना जाता है। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा क्या है? भौतिक विज्ञान या फिर कहिए वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों से उत्पन्न बल, क्षेत्र व विभव का अध्ययन किया जाता है, उसी को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत गतिकी। तो वैद्युत गतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान या फिर कहिए वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेश पर आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग वैद्युत गतिकी कहते हैं। तो देखिए, हम लोग अब यहाँ देखते हैं कि बात किसकी आती है? आवेश की। तो आवेश जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग अब आवेश की बात करते हैं। देखिए, आवेश क्या चीज होता है? आवेश अंग्रेजी में इसको चार्ज कहते हैं। चार्ज क्या चीज होता है? किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं या फिर प्रतिकर्षित करती हैं। अगर हम लोग आवेश की उत्पत्ति का इतिहास देखें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। देखिए, हम थोड़ा लगभग 2 मिनट तक इतिहास की बात करेंगे। देखिए, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ग्रीक के दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब हम लोग अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं, कागज के टुकड़े, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन इनकी विचारधारा पर उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। सन 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने भी प्रयोगों के आधार पर कुछ ऐसा ही देखा। तब उनकी बात पर ध्यान दिया गया और फिर उन्होंने, समझ लीजिए, ही आवेश की परिभाषा दी कि आवेश क्या चीज है? किसी वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। देखिए, आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण
वस्तुएं अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित करती है। अब बात किया जाए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। देखिए नोट, अगर समान आवेश है, चाहे वो धन धन हो चाहे ऋण ऋण हो, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या है, समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आवेश जान गए। अब हम लोग बात करते हैं आवेश की उत्पत्ति का सिद्धांत। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? आवेश की उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ये हम लोग बात करते हैं। देखिए अब आवेश अगर हम लोगों को उत्पन्न करना है तो क्या करें? यहां पर आप लोगों के मन में दो बातें आ रही होंगी कि अगर किसी चीज पर मान लेते धनावेश आ गया, क्या आ गया? धनावेश, तो उसमें या तो अलग से धन आ गया होगा, क्यों, ये हो सकता है, या फिर कुछ ऋण वाले बाहर चले गए होंगे, ये आप लोग सोच रहे होंगे। और अगर मान लेते हैं किसी वस्तु पर ऋणावेश आ गया, क्या आ गया? ऋणावेश, इसका मतलब हो सकता है कि या तो कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए कहीं से, या तो कुछ धनावेश निकलकर चले गए। लेकिन इसमें ये दो बातें गलत हैं। जो धनावेश आ रहा है वो वाली बात, और जो धनावेश जा रहा है वो वाली बात, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, मतलब धनावेश होता है, वो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। तो परमाणु को नाभिक से निकालना, देखिए हम यहाँ ये बना रहे हैं, ये नाभिक है, और इसमें ये कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जरा सोचिए
ये नाभिक है। तो क्या नाभिक से हम लोग प्रोटॉन बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को कहा जाए तो ये बाहरी कक्षा से आसानी से बाहर आ सकता है। इसका मतलब किसी भी वस्तु से ना तो धनावेश बाहर जा सकता है और ना ही धनावेश अंदर आ सकता है। तो धनावेश और ऋणावेश कैसे आता है? धनावेश अगर आ गया तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तब आया होगा, और ऋणावेश अगर आ गया तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आवेशन की विधियां हम लोग देखते हैं कि आवेशन कितनी विधि से हो सकता है। आवेशन की विधियां मतलब जो चार्जिंग है वो कैसे कैसे आ सकती है। पहली बात देखिए, घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा बाई फ्रिक्शन। अब कहेंगे घर्षण क्या चीज है? मान लेते हैं आपके पास दो वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं हैं आपके पास, इनको आप लोग रगड़िए। तो रगड़ने से क्या होगा? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला जाएगा, तो एक वस्तु पर क्या आ जाएगा? धनावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उस पर ऋणावेश आ जाएगा। तो घर्षण द्वारा इसमें क्या होगा? देखिए, दो वस्तुओं को रगड़ने से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दो वस्तुओं को रगड़ने से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चला जाता है, जिससे पहली वस्तु धनावेशित व दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, हमारे पास कितनी वस्तुएं थी? दो। जब इसने घर्षण किया होगा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी पर आ गया होगा, ये ए वस्तु, ये बी। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया उस पर कैसा चार्ज? प्लस, और जिस पर आ गया उस पर माइनस चार्ज आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चालन द्वारा आवेश। तो सेकेंड है चालन द्वारा। बाय कंडक्शन। अब आप लोग कंडक्शन जानते ही हैं, आप लोगों ने हीट चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें क्या करते थे कि गर्म स्रोत को ठंडी वस्तु से टच करवा देते थे तो ऊष्मा का चालन हो जाता था। उसी तरह से सपोज दैट हमारे पास एक उदासीन वस्तु है। यह कैसी वस्तु है? उदासीन। और एक आवेशित वस्तु है, दूसरी वस्तु यह आवेशित है। ठीक, अब क्या करिए, एक ये वस्तु है, एक बी है।
अब इस आवेशित वस्तु को अगर उदासीन वस्तु से क्या करा दीजिए, टच करवा दीजिए, ये आवेशित वाली है और ये उदासीन वाली, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद इससे इस पर चार्ज चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, अब बी वाली भी आवेशित हो जाएगी, ये भी क्या हो गई, आवेशित हो गई। तो इस प्रक्रिया में जो आवेशन हुआ उसको चालन द्वारा आवेशन कहेंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, जब एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो वह भी आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो ये जो आपका आवेशन हुआ वो चालन द्वारा आवेशन कहलाएगा। देखिए ये अलग अलग थी, आवेशित ये उदासीन, जब इनको आपस में टच करवा दी तो जो उदासीन थी वो भी आवेशित हो गई। तो इस प्रक्रिया में जो आवेशन हुआ उसको चालन द्वारा आवेशन कहेंगे। अब बात करते हैं तीसरा, प्रेरण द्वारा। देखिए प्रेरण द्वारा कैसे आवेशन होगा, प्रेरण द्वारा बाई इंडक्शन। बहुत लोग प्रेरण अभी नहीं जानते होंगे। देखिए प्रेरण क्या चीज है, मान लेते हैं कि आप लोग जब घर में बैठे रहते हैं तो आइसक्रीम नहीं खाते हैं, और मान लेते हैं जब बाहर निकले और किसी को आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो आप लोग भी आइसक्रीम खाने लगे। तो ये प्रेरण द्वारा आप लोग करने लगे। मतलब जब घर पर बैठे थे तो आइसक्रीम खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब किसी को आइसक्रीम खाते देख लिया तो आइसक्रीम खाने का मन हो गया। तो इसी तरह से जब कोई आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के संपर्क में आती है, टच नहीं करती है, थोड़ा पास आती है, तो उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में जो आवेशन होता है वो प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। क्या चीज, जब आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, लेकिन टच नहीं करती है, टच नहीं करती है। यहाँ संपर्क को अगर हम लोग वस्तु के पास में आती है कहेंगे तो अच्छा रहेगा, या वस्तु के नजदीक में आती है तो यह और अच्छा रहेगा। मतलब टच नहीं करती है, पास में आती है। जब आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के नजदीक में आती है लेकिन टच नहीं करती है तो उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है, हो जाती है। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए जब आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु के नजदीक में आती है
लेकिन टच नहीं करती है, ध्यान देना, मतलब ऐसे थोड़ा दूर रहती है, तो उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझना। एक एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक ये और दूसरी देखिए इसी के एकदम संपर्क में बी है। ये ए है और ये बी है। देखिए पहली कंडीशन में यह चित्र इसको मान लीजिए, तो इन पर कोई आवेश नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर हम लोग क्या करें, एक आवेशित वस्तु को इनके संपर्क में ले आए, टच नहीं कराएंगे, केवल संपर्क में लाएंगे। ध्यान देना बहुत अच्छे से। अब एक आवेशित वस्तु, ये अलग थोड़ा बी चित्र की बात कर रहे हैं, ये प्लस, एक ऐसी वस्तु इनके संपर्क में लाने जा रहे हैं, संपर्क ना कहिए, नजदीक कहिए, मतलब टच नहीं करवाएंगे, थोड़ा दूर दूर ही रहेंगी। अच्छा, तो ये देखिए प्लस आवेश वाली वस्तु लाए हैं, तो इसके नजदीक वाली वस्तु पर ऋणावेश आएगा, और जो दूर वाली वस्तु है उस पर उतना ही आवेश प्लस का आ जाएगा। ठीक, अब क्या करिए, इसको संपर्क में ही रखिए और इनको थोड़ा अलग कर दीजिए। यह सी चित्र देखिए, अब इन वस्तुओं को हमने थोड़ा हल्का सा दूर कर दिया, तो अब जानते हो क्या होगा, ये जो हमारा निगेटिव चार्ज है वो इधर रहेगा पहले जैसा, और पॉजिटिव चार्ज इधर रहेगा। अब क्या करिए, इस वस्तु को भी हटा दीजिए जो प्लस वाली थी, तो अब क्या होगा अगले चित्र में, डी वाले में, अब इनका अलग अलग आवेश ये वितरित हो जाएगा। ये पहले माइनस वाला 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5, तो इस तरह से हम लोग आवेशन जान गए। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत आवेश के गुण। तो वैद्युत आवेश के गुण क्या क्या हैं उसको जाना जाए। वैद्युत आवेश के गुण, तो वैद्युत आवेश के गुण क्या हैं? पहली बात, यह आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। दूसरी बात, इसमें क्वांटमीकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, और आकर्षण प्रतिकर्षण तो होता ही है। पहली बात, यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब आप लोग कहेंगे कैसे? मान लेते हैं दो वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हुआ, तो एक पर प्लस आएगा एक पर माइनस, और दोनों को मिला दीजिए तो उनका प्रभाव पहले जैसा ही हो जाएगा। मान लेते हैं दो वस्तुएं, हमारे पास ये दो मार्कर हैं, एक में देखो ये काला कैप लगा एक सफेद, दोनों मान लेते हैं पहले उदासीन थे, और इनको जब आपस में रगड़ा
तो इस पर प्लस आवेश आ गया और इस पर माइनस, तो जितना इस वाले पर प्लस आया उतना ही इस पर माइनस आएगा। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो फिर शून्य आएगा। तो इसका मतलब आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। दूसरी बात, इनमें आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। नंबर 3, देखो आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्या चीज? आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। देखिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण आवेश की एक न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसी घटना को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। देखिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण आवेश की न्यूनतम मात्रा स्मॉल ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है।